हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहती है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DU बीएड, जामिया बीएड एंड BHU बीएड, सो दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म विच यू आर वॉचिंग हियर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सोशल साइंस पेडागोजी है उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए बिफोर गोइंग टू गिव दैट एग्जाम फॉर एंट्रेंस। तो ये आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं सोशल साइंस के एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए वो सारे डिस्कस करेंगे। स्पेशली आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स होंगे वो देखेंगे। जैसे कि आपका सिलेबस भी जो मेंशन किया गया है CUET PG की वेबसाइट पे, तो उसमें भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और होम साइंस के कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। तो उनके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर होंगे जो कि आपको इम्पॉर्टेंटली पढ़ने चाहिए। लाइक सिलेबस तो आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट उसमें से भी आपको क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये कन्फ्यूज़न रहती होगी। और अगर आप एक क्रैश कोर्स की तरह अपना सिलेबस ख़त्म करना चाहते हैं या फिर बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ लेना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपको कवर कर लेने हैं बिफोर गोइंग टू गिव दैट एग्ज़ाम फॉर सोशल साइंस पेडागोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कड़ी में जो आपका सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसे हम इंग्लिश में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के नाम से जानते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसके अंतर्गत बहुत सारी डिटेल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। बट मैं कहूँगा कि अगर आप 11th क्लास की NCERT की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें इसके 3 चैप्टर दिए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सेपरेटली। तो अगर आप वो बुक उठाकर वो तीनों चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। इवन इफ़ यू हैव लक्ष्मीकांत, तो आप उससे भी ये वाले टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं या फिर जितने भी थॉट्स, फैक्ट्स होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन और एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निर्वाचन शक्ति और कार्य। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, जैसे प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति होता है, तो इनके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स होती है, लाइक इनका जो चुनाव होता है वो कितने साल का होता है, या फिर इनके लिए मैक्सिमम एज क्या हो सकती है, इनके निर्वाचन काल का तरीका क्या होता है, शक्तियाँ क्या क्या होती हैं इनके पास, और क्या क्या इनके पास कार्य करने की लाइक शक्तियाँ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ लेनी है। और एक चीज़ और, जैसे आपका जो जिला स्तर पे चुनाव होते हैं, पंचायती राज चुनाव जिसे कहते हैं, तो आपको वो भी मेयर जिसका जो चुनाव होता है उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका निर्वाचन मतलब कि चुनाव, इलेक्शन किस तरह से होता है इनका, प्लस इनके पास क्या क्या पावर है और क्या क्या ये कार्य कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संदर्भ में। इवन देर आर सम फैक्ट्स लाइक देर आर सम आर्टिकल्स ऑल्सो अबाउट प्रधानमंत्री एंड राष्ट्रपति, सो यू कैन गो थ्रू दैट आर्टिकल्स इवन। तो वो भी आर्टिकल्स आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वो आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए। बाकी आने वाली जो टॉपिक्स होंगे शायद उसमें भी मैंने मेंशन कर रखा होगा कि आपको कौन कौन से अनुच्छेद, आर्टिकल्स आपको इम्पॉर्टेंटली पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, तो वो सारी अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था, तीसरा टॉपिक मैंने यही रखा है कि आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइक इसका जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है या फिर कौन सी अनुसूची में इसकी व्यवस्था की गई है, कौन सा संशोधन के तहत इसको लाया गया था और किस संशोधन में किसकी बात की गई है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और स्पेशली जो पंचायती राज चुनाव होते हैं उसमें जो मिनिमम एज होती है इलेक्शन में खड़ा होने की वो क्या होती है, तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता होनी चाहिए। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके जामिया बीएड हो या फिर DU बीएड हो या BHU बीएड हो, तो ये जो CUET PG के थ्रू भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर यू स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स। ओके,
फिर है नेक्स्ट आपका संघवाद से क्वेश्चन पूछा जाता है। संघवाद फेडरलिज्म जिसे हम कहते हैं कि संघवाद में किस प्रकार की सरकार होती है, फिर संघवाद का अर्थ क्या होता है। तो लास्ट टू लास्ट अगर ईयर की मैं बात करूं तो वहाँ पे संघवाद से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि संघवाद में किस प्रकार की सरकार होती है, उनके पास क्या शक्तियाँ होती है, क्या वो फिर किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये संघवाद से रिलेटेड, फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो संघवाद एक टॉपिक पढ़ लेना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका संसदीय प्रणाली और अध्यात्मक प्रणाली की विधि जो होती है, विशेषता और इसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली इसमें क्या होता है संसदीय प्रणाली में, जैसा कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो और अन्य देशों में जैसे अमेरिका हो गया वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है, ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो इस तरह से संसदीय प्रणाली और अध्यात्मक प्रणाली जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो आपको याद होनी चाहिए और इनके जितनी भी विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में ताकि आप फिर टॉपिक वाइज अपना जो सिलेबस है वो ख़त्म करें। क्योंकि देखिए आपका सिलेबस बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। CUET PG का जो सिलेबस है उसमें केवल सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं कि ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, बट आपका जो एग्जैक्टली जो सिलेबस है कि आपको क्या पढ़ना है वो नहीं मेंशन किया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने NCERT से निकाले हैं एंड ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं लाइक उनका एनालिसिस करने के बाद किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आधार पे फिर ये टॉपिक्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो मेक श्योर कि आप ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लें और पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार में भी जैसा आपको पता है कि आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। फिर उसके बाद जो आपका एक आर्टिकल नंबर 51 है वहाँ से 36 है, वहाँ से आपके नीति निर्देशक तत्व चालू हो जाते हैं जिसे हम DPSP के नाम से भी जानते हैं। तो मौलिक अधिकार आपके पास कौन कौन से हैं, कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार आता है, ठीक है। इसी के अलावा फिर नीति निर्देशक तत्व में किन किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है, एक आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, एंड इवन फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक दृष्टि से देखा जाए तो मौलिक अधिकार के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में भी बहुत सारी आर्टिकल ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे भी कि कौन कौन से आर्टिकल आपको इम्पॉर्टेंटली पढ़ने हैं। तो मेक श्योर कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को आप अच्छे से पढ़ें और इनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करके पढ़ें तो आपको आसानी से याद भी रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका प्रस्तावना और संविधान से जुड़े फैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रस्तावना और संविधान से जुड़े फैक्ट। इवन संविधान एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लो तो संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि लाइक अगर आप 6th क्लास की NCERT स्टार्ट करते हैं और आई थिंक 11th क्लास की NCERT तक देखेंगे तो आपका संविधान हमेशा हर जगह देखने को मिलेगा और उसके रिगार्डिंग ही आपको सारी डिटेल्स लाइक संविधान किसने बनाया, कब बनाया और उससे रिलेटेड मतलब स्टार्टिंग में जितनी भी डिटेल्स हैं वो संविधान के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। संविधान सभा के बारे में, संविधान के जो पहले संविधान सभा के जो पहले निर्माता थे उनके बारे में लाइक ये सारी डिटेल्स आपके संविधान से जुड़े होनी चाहिए, वो सारी पता होनी चाहिए। इवन प्रस्तावना जो आपका प्रिएम्बल होता है लाइक हर एक जो किताब होती है NCERT की उसके स्टार्टिंग में आपका प्रिएम्बल दिया होता है। इवन उस प्रिएम्बल जो आपका प्रिएम्बल था उसमें भी एक बार संशोधन करके 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे। तो वो संशोधन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो संशोधन था जिसमें 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे और कौन कौन से वो वर्ड थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके प्रस्तावना से। इवन प्रस्तावना किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, अडॉप्ट की गई है अपने संविधान में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं संविधान और प्रस्तावना से जुड़े फैक्ट में, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। फिर है प्रमुख संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नोट डाउन और अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है। प्रमुख संशोधन में आपका 42वां संशोधन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 42वें संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
के नाम से भी जानते हैं। तो 42वां संशोधन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो 42वें संशोधन के अंतर्गत जितने भी चेंजेस हुए थे, क्या क्या नई नई चीज़ें अपनाई गई थी और किन किन चीज़ों को हटाया गया था, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो 42वां संशोधन हो गया, फिर 44वां संशोधन हो गया आपका। इसके अलावा फिर 73वां और 74वां, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था, तो 73वां और 74वां जो संशोधन है वो उसी से जुड़ा हुआ एक संशोधन है, तो उसके बारे में आप पढ़ लेना। फिर 69वां संशोधन है आपका, फिर 39 हो गया, 93, 86। ये कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन है जो कि आपको स्पेशली याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि इनके अंतर्गत किन किन चीज़ों को संशोधित किया गया है और इनके अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं। इसके अलावा भी कुछ संशोधन हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में इवन आपको इस टॉपिक पे भी एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन संशोधन में किन किन चीज़ों का बदलाव किया गया और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इवन आपको वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि आपको प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, फिर 9वां टॉपिक है आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले जो रिट होते हैं। आपको पता होगा कि 5 रिट जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जारी करता है निचली अदालतों को रोकने के लिए, लाइक उनके जो गलत फैसले होते हैं उनको रोकने के लिए, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा तो उन कर्मचारी के ऊपर एक्शन लेने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट कुछ जारी करता है। तो उन रिटों के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इवन वो जो रिट है वो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है और रिटों की क्या विशेषता होती है, तो इस तरह से रिटों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सारा जो सिलेबस है ना, मैं तो कहूँगा अगर आप एक बार 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी है ना वो उठा के पढ़ लेते हैं तो ये सारे टॉपिक आपके इवन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपको 6 से 8 तक की या 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक बार 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आपका वो क्लियर हो जाएगा सारे टॉपिक, उसके बाद आप 11th या फिर उसके बाद 9th या 10th क्लास की आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ लेना। वहाँ से थोड़े से वर्डिंग चेंज हो सकते हैं, बाकी चीज़ें यही मिलेगी आपको और आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9वां टॉपिक था। तो ये पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक थे। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक देखेंगे। बाकी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आती है उसकी अपडेट आपको मिल जाए और वो चीज़ें आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करें। ठीक है, इसी तरह आने वाली वीडियोज़ में हम जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, बाय बाय।